माय नेम इज़ मोहम्मद हसनैन अब्बास और मैं आपको वेलकम करता हूँ रिएक्ट और जावास्क्रिप्ट की वर्कशॉप के अंदर। तो आ जाते हैं अपने इंट्रोडक्शन की तरफ कि हमारा जो आज का इंट्रोडक्शन है वो है रिएक्ट का। तो व्हाट इज़ रिएक्ट? रिएक्ट इज़ अ जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। इसका मेन फीचर है विजुअल इंटरफेसेस डिज़ाइन करना। ये हमारे पास यूआई डिज़ाइन करती है। यूआई स्टैंड फॉर यूज़र इंटरफेसेस, जिन्हें हम विजुअल इंटरफेस भी कहते हैं। ये हमारे पास जावास्क्रिप्ट पे बनी हुई है। ये फेसबुक वालों ने बनाई थी, लेकिन ये ओपन सोर्स है। इसका जो प्राइमरी गोल था वो ये था कि जितने भी आपकी वेबसाइट है उसको डिफरेंट कंपोनेंट के अंदर डिवाइड कर दिया जाए। इसका जिसका मतलब ये है कि हमारे पास वो रीयूजेबल होंगे और मेंटेनेबल होंगे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं हम इसको अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो जो इसका प्राइमरी गोल था वो ये था कि हम अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को डिफरेंट कंपोनेंट्स के अंदर सेपरेट करें। अब हम आ जाते हैं कि रिएक्ट है सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है? सिंगल पेज एप्लीकेशन वो होती है जिसके अंदर हमारे पास पेज रीलोड नहीं होता। जैसे अगर आप फेसबुक की बात करें तो आप फेसबुक के ऊपर जैसे ही कोई प्रोफाइल ओपन करें तो वो आपको उसी पेज पे लाते हुए रिडायरेक्ट करवा देती है। आपको कभी ऐसे नहीं होगा कि पेज रीलोड हुआ है, आप बिल्कुल ब्लैंक हो चुके हैं। या यूट्यूब की बात कर लें आप, जब आप यूट्यूब को कोई वीडियो चलाते हैं तो वो आपके पास फुल पेज रीलोड नहीं होता, वो आपको सीधा दूसरे पेज के ऊपर साथ ही ले जाती है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन आपको एक मोबाइल ऐप का एक्सपीरियंस देती है। आखिरी पॉइंट है रिएक्ट क्रिएट्स अ वर्चुअल डोम। वर्चुअल डोम क्या होता है? हमारे पास डोम जो आपकी वेबसाइट है ना, इसके मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं और मुख्तलिफ पार्ट्स की अपनी अपनी स्टेट होती है। तो इसका एक वर्चुअल डोम क्रिएट किया जाता है जिसकी वजह से आपका पूरा पेज रिफ्रेश नहीं होता, सिर्फ उतना हिस्सा रिफ्रेश होता है जिसकी स्टेट चेंज हुई होती है। डोम स्टैंड फॉर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट कहते हैं आपकी वेबसाइट को, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये हमारे पास वर्चुअल डोम का कॉन्सेप्ट है। ये सबसे पावरफुल फीचर है रिएक्ट का कि जैसे ही कोई चीज़ हमारे वेबसाइट में चेंज हो तो उसकी बेसिस के ऊपर ये ना हो कि वो पूरा पेज रीलोड करे, सिर्फ वो उतना पार्ट रीलोड करे जिसके ऊपर स्टेट चेंज हुई है। जो मैंने आपको जैसे बताया, जैसे आपको अगर कोई मैसेज करता है, जैसे आप चैट करते हैं मैसेंजर के ऊपर, तो जैसे आपको कोई मैसेज आता है तो ऐसा नहीं होता कि आपका पूरा पेज ही दोबारा रिफ्रेश हुआ हो। आपको बल्कि सिर्फ अपने जो चैट बॉक्स है वहां पर अपडेट आ जाता है, नया मैसेज आपको नीचे शो हो जाता है। तो वो सिर्फ उस कंपोनेंट को, सिर्फ उस पार्ट को अपडेट करता है, पूरे पेज को वो नहीं छेड़ता। अब आते हैं कि क्योंकि ये बनी हुई है जावास्क्रिप्ट के ऊपर, तो जावास्क्रिप्ट क्या है? जावास्क्रिप्ट एक हाई लेवल लैंग्वेज है। इसका दूर दूर से कोई ताल्लुक नहीं है जावा के साथ, ठीक है? जावा अलग है, जावास्क्रिप्ट अलग है। ये हमारे पास 1995 में ब्रेंडन ने बनाई थी। इस वक्त ये दुनिया की सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है। अराउंड 70% ऑफ द डेवलपर अराउंड द वर्ल्ड आर यूजिंग दिस, क्योंकि ये हमारे पास फ्रंट एंड के ऊपर भी इस्तेमाल होती है और बैक एंड के ऊपर भी। और फ्रंट एंड बैक एंड के इसके बहुत ज़्यादा फ्रेमवर्क है। इस वजह से इसका यूजेज बहुत ज़्यादा है। आप इसके ज़रिए वेब एप्लीकेशन बना सकते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन बना सकते हैं, इवन ऑन एंड्रॉयड एंड आईओएस अलग अलग। और साथ में आप इसके ज़रिए डेस्कटॉप एप्लीकेशन भी बना सकते हैं। अ, उसके बाद जो अगर आपने जावास्क्रिप्ट को रन करना है तो आप इसको अपने ब्राउज़र में रन कर सकते हैं या आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं node.js.org से। ओके, अब आते हैं हमारे पास रिएक्ट का, जो हमने बताया था जो उसका प्राइमरी गोल है वो है आपकी वेबसाइट को कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड करना। तो कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये आपके लॉजिकल सेगमेंट्स होते हैं आपकी वेबसाइट के। फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं, कोई भी वेबसाइट होती है उसके अंदर एक हेडर होता है। हेडर के बाद उसका एक साइड नेविगेशन होती है। अगर आप फेसबुक की बात करो तो जो आपका फेसबुक है उसके हेडर में फेसबुक का लोगो आता है, सर्च बार आती है, आपकी फ्रेंड रिक्वेस्ट, आपके मैसेजेस और आपके नोटिफिकेशन। उसके बाद आगे लॉगिन जो लॉगआउट का जो बटन है, ये आपका हेडर है। साइड बार की बात करें तो वहाँ पे आपकी जो न्यूज़ फीड आ रही होती है, वहाँ पे आपके ग्रुप्स आ रहे होते हैं, वो है साइड बार। फिर जो आपका मेन कंटेंट है जहाँ पे आपकी फीड नज़र आती है, जो पोस्ट होती है, वो आपको मेन कंटेंट के जो मिडल ऑफ द पेज है वहाँ पे नज़र आ रही होती है। फिर आती है साइड नैव, जहाँ पर आपको अक्सर ऐड नज़र आते हैं या वहाँ पे आपके जो फ्रेंड्स ऑनलाइन है वो नज़र आ रहे होते हैं साइड नेविग ये राइट साइड के ऊपर। फिर नीचे आता है फुटर। अब आते हैं हम JSX के ऊपर। तो हमने कहा है कि जो हमारे जो रिएक्ट है वो हमारे पास कंपोनेंट्स को डिज़ाइन करती है। वो डिज़ाइन कैसे करती है? वो करती है यूजिंग JSX। JSX स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट XML। XML इज अ टाइप ऑफ HTML। आगे चलते हैं। JSX अलाउ अस टू राइट HTML इन रिएक्ट। हमारे पास जो जावा, आप अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही
HTML को इम्बेड कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने आपको नीचे एग्जांपल दी हुई है, हमने रिटर्न किया हुआ है H1 और द सम ऑफ 2 and 5 इज 2 + 5। ठीक है, तो आप अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML को लिख सकते हैं यूजिंग JSX। अब अगली चीज़ है कि अगर हम HTML की बात करें, तो जो HTML है उसके अंदर आपको एज सच एरर नहीं आते, क्योंकि वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। लेकिन जब आप इसको जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखते हैं, तो आपको बड़ा मुहताज रहना पड़ता है कि आपने उसके क्लोजिंग टैग्स पूरे पूरे करने हैं, उसके आपने कोई एट्रीब्यूट मिस नहीं करना। ठीक है, अगर आप वो मिस करेंगे तो आपका कोड कंपाइल नहीं होगा। फिर अगर आप चाहते हो कि आपने कोई एक्सप्रेशन लिखना है, जैसे आपने अर्थमेटिक एक्सप्रेशन लिखना है, कोई आपने लॉजिकल एक्सप्रेशन लिखना है, तो आप वो भी लिख सकते हो यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, ये इसको हम चेक कर लेते हैं ज़रा। ठीक है, मैं कोड की तरफ आता हूँ। तो सबसे पहले आप लोगों ने करना क्या है, आप लोगों ने एक फोल्डर ओपन कर लेना है। यहाँ से अगर आप आओगे तो आपने जाना फाइल, और यहाँ से आपने न्यू विंडो पे चले जाना है। न्यू विंडो में जाके आप लोगों ने ओपन फोल्डर पे क्लिक करना है, और आप अपनी मर्जी का फोल्डर ओपन कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे डेमो का फोल्डर ओपन किया हुआ था। ठीक है, आप अपनी मर्जी का फोल्डर ओपन कर सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से आके टर्मिनल ओपन करना है। ये आप आएंगे टर्मिनल, और न्यू टर्मिनल पे क्लिक कर देंगे, या कमांड जे प्रेस कर देंगे। कमांड जे ऑन मैक एंड कंट्रोल जे ऑन विंडो। जब आप वो प्रेस करेंगे, आपके पास यहाँ पर एक टर्मिनल आ जाएगा। उस टर्मिनल के ऊपर आपने लिखना है npx क्रिएट रिएक्ट ऐप टू डू ऐप। इसका मतलब क्या है, npx हमारे पास एक पैकेज मैनेजर है। npx पैकेज मैनेजर है, और आगे ये जो क्रिएट रिएक्ट ऐप है, ये हमारे पास एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करती है, उसका बॉयलर प्लेट या टेम्पलेट निकाल के देती है, और आगे आपकी ऐप का नाम। अब मेरी ऐप का नाम है टू डू ऐप। ठीक है, अब मैं जब एंटर प्रेस करूंगा तो वो आपको कुछ 2 मिनट लेगा उसको इंस्टॉल करने में। तो मैंने वैसे इंस्टॉल कर लिया हुआ है, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं कर रहा टाइम बचाने के लिए। उसके बाद जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपके पास ये लिखा हुआ आएगा CD टू डू ऐप। तो मैं करूंगा CD टू डू ऐप। अब मैं इसके अंदर जा चुका हूँ, और मैंने लिखना है npm स्टार्ट। अब जब मैं npm स्टार्ट करूंगा तो आपके पास एक ब्राउजर ओपन होगा, जिसमें आपके पास लोकल होस्ट की पोर्ट चल जाएगी। और यहाँ पे देखिए हमारे पास स्टार्ट हो रहा है और कंपाइल हो चुका है कोड। ये हमारे पास एक सिंपल टेम्पलेट रिएक्ट का चल गया है। अब मैं आता हूँ इसके फोल्डर्स के अंदर। तो सबसे पहला फोल्डर है नोड मॉड्यूल्स का। जो नोड मॉड्यूल्स हैं, ये हमारे पास वो डिपेंडेंसीज है जो कि हमारा प्रोजेक्ट लेके चलता है। इसके अंदर रिएक्ट है, बेबल है, हमें इसको एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। फिर आता है आगे पब्लिक फोल्डर। पब्लिक फोल्डर के अंदर आपके आइकन, आपके PNG इमेजेस, जितनी स्टैटिक फाइल्स हैं, वो आते हैं पब्लिक फोल्डर के अंदर। फिर आता है सोर्स। अब ये जो सोर्स है ना, यहाँ पर हम सारा अपना कोड लिखते हैं। जितना भी आपके कंपोनेंट्स हैं, जो आपकी लॉजिक है, वो इस फोल्डर के अंदर जाती है। तो आते हैं कंपोनेंट्स की तरफ। तो कंपोनेंट क्या होता है हमारे पास? कंपोनेंट हमारे पास एक सिंपल पीस ऑफ यूआई है, जो आपने दिखाना है स्क्रीन के ऊपर। तो सबसे पहला काम होता है, आप देखते हो इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। मैं आपको ये ग्राउंड से चला कर दिखाया था। तो सबसे पहली लाइन है इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। आप रिएक्ट को इम्पोर्ट करते हो, फिर आप आ गया था फंक्शन का कीवर्ड। उसके बाद आप लिखते हो अपने कंपोनेंट का नाम, और इट मस्ट बिगिन विद द कैपिटल लेटर। जो भी कंपोनेंट्स हैं वो रिकग्नाइज इससे होते हैं कि वो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो मैंने लिखा फंक्शन ऐप। अब मेरा ऐप जो है एक फंक्शन है, इसे आगे आएंगे कर्ली ब्रैकेट्स। अब इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर आपकी रिटर्न आएगी, जो आपने जो भी रिटर्न करना है। तो मैं आपको लिखूंगा यहाँ पे इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, ये हमारे पास रिएक्ट इंपोर्ट हो चुकी है। अच्छा, ये हमने इंपोर्ट क्यों किया? क्योंकि हमने यहाँ से JSX रिटर्न करनी है। उसके बाद अगली चीज है हमारे पास, हमने लिखना है फंक्शन। फंक्शन का नाम है ऐप। ठीक है, उसके आगे आ जाएंगी कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर आएगी मेरे पास रिटर्न। और मैंने रिटर्न करना है, फॉर एग्जाम्पल H1 वेलकम टू रिएक्ट वर्कशॉप। और एंड पे हम करेंगे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ऐप। तो हमारे पास आ गया वेलकम टू रिएक्ट वर्कशॉप।
अब मैं आता हूँ वापिस आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि ये हमारे पास रेंडर कैसे हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है। तो हम ना सबसे पहले आते हैं index.js के अंदर। अगर आप आएंगे ना index.js के अंदर तो आपको कुछ चीजें नजर आएंगी। सबसे पहले तो वही है इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, फिर आता है रिएक्ट डोम। ये रिएक्ट डोम क्या है, ये हमारे पास कोई भी चीज को रेंडर करने के लिए यूज होता है। अब आप देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रिएक्ट डोम डॉट रेंडर। अब रेंडर एक फंक्शन है जो दो आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहला आर्ग्यूमेंट है कि ये आपने क्या चीज रेंडर करनी है, तो मैंने रेंडर करना है ऐप। इसको आप ऐसे इग्नोर कर दें स्ट्रिक्ट टाइप को। ये हमारे पास अगर आपने वेरिएबल विदाउट डिक्लेरेशन यूज करने हैं तो आप ये निकाल सकते हैं। तो पहली चीज है कि आपने क्या रेंडर करना है, तो मैंने ऐप को रेंडर करना है। ऐप मेरा कंपोनेंट है, ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी दिखाया है ऐप इज माई कंपोनेंट। उसके बाद अगली चीज है कि आपने इसको कहाँ पे रेंडर करना है। तो मैंने इसको रेंडर करना है रूट एलिमेंट के ऊपर। अब ये रूट एलिमेंट किधर है, इसके लिए हम जाएंगे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल के अंदर। तो ये मैंने खोलिया इंडेक्स डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये लिखा हुआ है आई डी इज इक्वल टू रूट। तो जो आपका ऐप कंपोनेंट है वो इस जगह पर रेंडर हो रहा है। जो जो भी हम ऐप के अंदर लिखेंगे वो, अब मैं आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके दिखाता हूँ, और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। तो ये देखें यहाँ पर मेरे पास आई डी इज इक्वल टू रूट है, और जो जो चीज़ मैंने लिखी थी वो मुझे शो हो रही है यहाँ पे, वेलकम टू रिएक्ट। किसी को यहाँ तक कोई मसला? तो मैं दोबारा एक दफ़ा रीकैप कर लेता हूँ। हमारे पास रिएक्ट डोम के अंदर एक मेथड है रेंडर का। ये रेंडर दो पैरामीटर लेता है। पहला पैरामीटर है कि आपने क्या चीज़ डिस्प्ले करवानी है, आपने कौन सा कंपोनेंट डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने कहा मैंने अपना ऐप का कंपोनेंट डिस्प्ले करवाना है। अगली चीज़ है कि आपने उसे कहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो मैंने कहा कि मैंने आईडी के एलिमेंट में डिस्प्ले करवाना है, रूट के एलिमेंट के अंदर। तो यहाँ से हमारा जो कंपोनेंट है वो इस जगह पे डिस्प्ले हो जाएगा, इस आईडी के अंदर। चले आगे चलते हैं। अब आते हैं स्टेट के ऊपर। तो मैंने आपको जैसे बताया था कि हमारे पास जो स्टेट है वो मोस्ट पावरफुल फीचर है रिएक्ट का। एक्चुअली में स्टेट होती क्या है, स्टेट होती है पीस ऑफ डेटा जो कि हर कंपोनेंट अपना मैनेज करता है। एक कंपोनेंट का अपना अपने टाइप का डेटा होता है। द स्टेट इज वेयर यू स्टोर वैल्यू या डेटा दैट बिलोंग्स टू द कंपोनेंट। तो हर कंपोनेंट अपना अपनी स्टेट या अपना डेटा खुद ही मैनेज कर रहा होता है। हम डेटा को स्टेट कहते हैं रिएक्ट के अंदर। तो जैसे ही हमारे पास स्टेट चेंज होती है तो कंपोनेंट री रेंडर होता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ना हमारा वर्चुअल डोम का, वो यही था कि जो जोन सा कंपोनेंट अपनी स्टेट चेंज करेगा सिर्फ वही री रेंडर होगा। ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, वो कहता है द स्टेट शुड नॉट बी अपडेट स्लैश म्यूटेट डायरेक्टली, ऑलवेज यूज द सेट मेथड टू अपडेट स्टेट। तो जब जो भी हमारे पास स्टेट होती है आप उसको डायरेक्टली अपडेट नहीं कर सकते। इसको हम अभी देखते हैं कोड के अंदर। आपका जो हमारे पास, अगर आप लोगों ने पढ़े हो गेटर और सेटर्स, तो जो भी आपकी जो अपडेटिंग के मेथड है वो क्या होते हैं, यूजिंग सेट मेथड होते हैं। आप अपना जैसे सेट एज, सेट नेम, इस तरह के जो मेथड है आप वो कॉल करते हो। तो रिएक्ट में अंदर भी वही चीज़ है कि जब भी आपने स्टेट को अपडेट करना है तो आपने उसका सेटर यूज करना है, उसको डायरेक्टली चेंज नहीं करना। और रिएक्ट के अंदर हम यूज स्टेट एक हुक है जिसके जरिए हम स्टेट को इंटीग्रेट करते हैं अपने कंपोनेंट्स के अंदर। तो इसको हम एक दफ़ा इधर देख लेते हैं। तो मेरे पास अगर देखें तो यहाँ पे इस वक्त मैंने यहाँ से स्टेट को इंपोर्ट करना, मैं यहाँ पे करूँगा यूज स्टेट। ठीक है। अब मैंने यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया रिएक्ट से। अब इसको आपने इनिशियलाइज किस तरह करवाना है, आप लिखेंगे कॉन्स काउंटर कोमा सेट काउंटर। अब जो ये पहली चीज़ है ये है मेरे पास स्टेट, जो जो मेरी जो मेरा डेटा है। और जो अगली चीज़ है वो है उसका अपडेटर जो उसको मॉडिफाई करेगा, इज इक्वल टू आगे आएगा यूज स्टेट। और अब आपने इसके दरमियान में अपनी डिफॉल्ट वैल्यू इनिशियलाइज वैल्यू भेजनी है। अगर काउंटर है तो इसकी वैल्यू होगी 0, क्योंकि हमारा काउंटर स्टार्ट होना चाहिए 0 से। अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास होता यहाँ पे कोई टेक्स्ट, तो उसके लिए होता एम्प्टी कोट्स। अगर हम कहते हैं कि कोई लिस्ट है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स यूज करते हैं। यहाँ पे ना इधर आके लिखता हूँ वेलकम टू रिएक्ट वर्कशॉप एंड द वैल्यू ऑफ काउंट इज, यहाँ पे कर लेता हूँ काउंट। ठीक है।
ये चीज ये गलती से आ गई, काउंटर, यहाँ पे काउंटर आना था। ओके, तो वेलकम, वेलकम टू रिएक्ट वर्कशॉप। और हमारे पास काउंटर की वैल्यू क्या है इस वक्त, यहाँ पे मैंने 0 पास करूंगा तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 0। आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक बहुत छोटा सा एप्लीकेशन बनाना चाह रहे हैं, जिसके अंदर हमारा मेन मकसद ये है कि हम हमारे पास काउंटर के साथ 2 बटन हो जो वैल्यू को एक बढ़ाएं या एक घटाएं, इंक्रीमेंट करें या डिक्रीमेंट करें। तो मैं यहाँ से इस चीज़ को निकाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मैं बनाता हूँ एक डिफ। ठीक है, मैंने डिफ बना दी एक, और मैं इसके अंदर करता हूँ एक इनपुट डिफाइन करता हूँ, इनपुट, और कर लेता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू काउंटर। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ रही है, मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। वैल्यू आ रही है हमारे पास 0, क्यों? क्योंकि मैंने इसको इनिशियलाइज करवाया 0 के साथ, तो मैंने लिखा हुआ यहाँ पे वैल्यू इज इक्वल टू काउंटर। तो इस वक्त काउंटर की वैल्यू क्या है, 0। क्यों? क्योंकि मैंने इसको इनिशियलाइज ही 0 से करवाया है। अब मैं इसे कर लेता हूँ 10, तो यहाँ पर काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब 10 हो जाएगी। अगर मैं इसे कर लेता हूँ यहाँ पे 100, तो काउंटर की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, 100 हो जाएगी। आप इसको जिससे इनिशियलाइज करवाएगी काउंटर की वैल्यू वही हो जाएगी। ओके, अब आते हैं यहाँ पे, मैं एक लाइन ब्रेक डाल लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ मैं 2 बटन डिफाइन करता हूँ। ठीक है, ये होगा इंक्रीमेंट के लिए और ये होगा डिक्रीमेंट के लिए। हमारे पास 2 बटन बन गए हैं, एक है इंक्रीमेंट के लिए और एक डिक्रीमेंट के लिए। इसको हम यहाँ मैं 0 दोबारा वापस लेके आ रहा हूँ कि हमारे पास काउंटर इनिशियल होना चाहिए 0 के साथ। अब हम जरा आते हैं अपनी स्टेट को चेंज करने वाली साइड पे। अब आपको मैंने डिस्प्ले तो करवा दी, अब अगली चीज़ है कि आप किस तरीके से इस काउंटर की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम चाहते हैं कि जैसे इंक्रीमेंट का बटन क्लिक हो तो हमारे पास एक फंक्शन चले। तो आप यहाँ पे लिख करेंगे ऑन क्लिक इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास इंक्रीमेंट का फंक्शन। यहाँ मैं कर लेता हूँ इंक्रीमेंट। ठीक है, और सेम चीज़ मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा डिक्रीमेंट। अब मैं ये फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन करता हूँ, तो लूंगा फंक्शन इंक्रीमेंट। यहाँ पे इसको मैं बेशक यहाँ पे एम्प्टी ले लेता हूँ। ओके, और इसी तरीके से मैं कर लेता हूँ फंक्शन डिक्रीमेंट। अब ये मेरे पास दोनों फंक्शन जो है वो डिफाइन हो चुके हैं। अब हमारा इंक्रीमेंट का जो फंक्शन है वो क्या करेगा, हमारे पास जो इंक्रीमेंट का फंक्शन है वो आपकी जो काउंटर की वैल्यू उसको वो एक बढ़ा देगा। तो अगर मैं ये लिख दूं काउंटर इज इक्वल टू काउंटर प्लस 1, तो क्या ये ठीक है? हमारा जो पहला पॉइंट ये था कि आपने कभी भी स्टेट को डायरेक्टली चेंज नहीं करना, हमेशा आपने उसका सेट का मेथड यूज करना है। तो जो इसका सेट का मेथड है वो है सेट काउंटर। तो मैं कॉल करूंगा सेट काउंटर, इधर सेट काउंटर। अब मैं इसके अंदर पास करूंगा नई वैल्यू। मुझे नई वैल्यू क्या चाहिए, काउंटर वैल्यू प्लस 1। अब ये चीज समझे कि ये काउंटर की वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, ये काउंटर की वैल्यू में प्लस 1 करके इसको पास कर रहा है। हम काउंटर की वैल्यू को चेंज डायरेक्टली नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम सेट काउंटर को पास कर रहे हैं। इसी तरीके से मैं इधर आता हूँ, मैं करता हूँ सेट काउंटर काउंटर माइनस 1। अब ये भी क्या कर रहा है, काउंटर की वैल्यू में से एक माइनस करके इस मेथड को पास कर रहा है। अब आप देखिए हमारे पास इंक्रीमेंट भी हो रहा है और डिक्रीमेंट भी हो रहा है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा ना अपना सिनेरियो चेंज करते हैं। हम इसके काउंटर ऐप बनाने के बजाय एक बैंक सिस्टम को मॉडल करते हैं कि हमारे पास जैसे कोविड चल रहा है, तो हम कहते हैं कि बैंक के अंदर 5 से ज़्यादा लोग नहीं आने चाहिए। तो हमारे पास कंडीशन है कि 5 से ज़्यादा लोग ना जाएं, और जाहिर सी बात है कि 0 से कम लोग नहीं जा सकते। तो अगर हम अपने काउंटर ऐप के परस्पेक्टिव में देखें, तो जो काउंट की वैल्यू है वो 5 से ऊपर ना हो और 0 से लेस ना हो। तो हमें क्या करना है, हमने यहाँ पे कंडीशनिंग यूज करनी है यहाँ पे। तो यहाँ पर आता हूँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंक्रीमेंट के केस में मैं करता हूँ इफ काउंटर इज लेस देन 5। अगर काउंटर की वैल्यू 5 से कम है तो ही ये फंक्शन, तो ही हमारे पास काउंटर में इंक्रीमेंट हो।
एल्स में क्या करूंगा, एल्स यहाँ मैं करूंगा अलर्ट ओनली 5 पीपल आर अलाउड। इसको दोबारा मैं रिकैप करता हूँ। हमने यहाँ पे बनाया था, एक स्टेट बनाई काउंटर की और साथ में उसका ये हमें मिल गया उसका सेटर। ठीक है, हमने यहाँ पे एक इंक्रीमेंट का फंक्शन बनाया जो कि चेक करता है कि क्या काउंटर की वैल्यू 5 है, 5 से कम है। अगर तो वो 5 से कम है तो वो इसकी वैल्यू को एक बढ़ा देगा, काउंटर +1 कर देगा। लेकिन अगर उसकी वैल्यू 5 से कम नहीं है तो हमारे पास एक अलर्ट शो हो जाएगा। इसको चला के देखते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5, जैसे आप 5 से ऊपर गए ओनली 5 पीपल आर अलाउड। अब आते हैं अपने दूसरे केस के ऊपर। हाँ, उसके अंदर हम क्या चाहते थे कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ उस डिक्रीमेंट कहाँ तक हो, 0 तक। हमने नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे। हम कर देंगे इफ काउंटर इज इक्वल ट्रिपल इक्वल टू 0। अगर काउंटर की वैल्यू 0 हो चुकी है तो हम यहाँ पे करेंगे अलर्ट कैन नॉट डिक्रीमेंट, क्योंकि वैल्यू तो पहले ही 0 है। अगर आप उसमें से कुछ कम करोगे तो वो तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा। तो हमने उस केस में यहाँ पे अलर्ट शो करवा देना, वरना एल्स केस में क्या होगा, हम करेंगे सेट काउंटर काउंटर -1। तो जो काउंटर की वैल्यू है उसमें से एक माइनस कर देंगे। ठीक है, अब आता हूँ मैं इंक्रीमेंट की तरफ। 5 से ऊपर गए तो एरर आ गया डिक्रीमेंट के अंदर, 0 से नीचे गए तो उसने कह दिया कि कैन नॉट डिक्रीमेंट। तो अब जो हमारी स्टोरी है वो ये है कि अब हम चाहते हैं कि हम इन बटन को यूज करने के बजाय डायरेक्टली यहाँ पर वैल्यू को चेंज करें। अभी अगर मैं आपको आवाज आ रही है तो मैं इस वक्त यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ पे कुछ लिखा नहीं जा रहा। उसकी वजह क्या है कि हमने इस फील्ड को, जो इनपुट की फील्ड है, इसको हमने बाइंड किया हुआ है काउंटर के साथ। यहाँ अगर आप देखें तो लिखा हुआ है वैल्यू इज इक्वल टू काउंटर। तो एक चीज जो यहाँ पर हमेशा आपने याद रखनी है कि जो भी रिएक्ट के अंदर इनपुट होती है उनके साथ एक वैल्यू और एक उनका ऑन चेंज मेथड ये लाजमी है। अगर उसका ऑन चेंज मेथड नहीं होगा तो आप कभी भी उसकी वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ पर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन कुछ लिखा नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑन चेंज मेथड नहीं है। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा ऑन चेंज इज इक्वल टू हैंडल इनपुट। ये हैंडल इनपुट हमारे पास एक फंक्शन है जो मैं भी डिफाइन करने लगा हूँ। यहाँ पर आया नीचे, मैं इस डिक्रीमेंट के फंक्शन के नीचे मैंने लिखा फंक्शन हैंडल इनपुट। अब ये मेरे पास एक लेगा पैरामीटर ई के हमारे पास एक इवेंट है। जब भी आप इनपुट को चेंज करेंगे तो एक इवेंट अकर होगा। हमने उस इवेंट को कैप्चर किया यहाँ पे। मैं यहाँ पे आता हूँ, लिखता हूँ कंसल डॉट लॉग ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। यहाँ से मैंने कंसोल ओपन कर लिया अपना। तो मैं यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पर चेंज कर रहा हूँ तो नीचे वैल्यू प्रिंट होती जा रही है। ठीक है, अभी भी वहां पे वैल्यू चेंज नहीं हो रही। उसकी वजह क्या है, अगर आप देखें तो मैंने अभी तक यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज नहीं किया। तो जो वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी हुई है वो सेम सेम यहाँ पर डिस्प्ले होगी जब तक मैं यहाँ पर वैल्यू को चेंज नहीं करता। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके, यहाँ पर मैंने लिखा काउंट लेट काउंट इज इक्वल टू ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। ठीक है, उसके बाद यहाँ से मैंने क्या किया, मैंने करना है सेट काउंटर। और सेट काउंटर को मैंने जो वैल्यू पास करनी है वो कौन सी है, काउंट की वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर जो काउंट है वो इस वक्त है स्ट्रिंग, तो हमने इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो मैं करूँगा पारसेंट, ताकि वो जो वैल्यू है वो हमारे पास इंटीजर में जाए, ना कि स्ट्रिंग में जाए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और मैं यहाँ पर वैल्यू को करता हूँ 10। आपके सामने वैल्यू 10 हो गई है। क्यों? क्योंकि अब हम उसको सेट कर रहे हैं, हम अब स्टेट को चेंज कर रहे हैं। जब तक आप स्टेट को चेंज नहीं करेंगे तब तक यहाँ पर वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो हम करेंगे इफ काउंट is less than 0 and sorry is less than 5, less than equal to 5
एंड काउंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अगर जो हमारे पास जो काउंट है उसकी वैल्यू 5 से छोटी है या बराबर है और उसकी जो वैल्यू है वो 0 से बड़ी है, तो तभी हमारे पास वैल्यू अपडेट होगी। और एल्स में यहाँ पर मैं करता हूँ एल्स अलर्ट, अलर्ट नहीं करता मैं, कंसोल डॉट लॉग करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, क्योंकि अलर्ट में ना आप वो आपकी सारी चीज़ें सस्पेंड कर देता है, आपको वो ओके क्लिक करना पड़ता है। इनवैलिड वैल्यू, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ 10, और नीचे आपके आ गया इनवैलिड वैल्यू और उसने स्टेट को चेंज नहीं किया। वैसे कर लेता हूँ 2, 2 हो गया, मैंने इसे कर लिया 5, 5 भी हो गया, मैंने इसे किया 7, इनवैलिड वैल्यू आ गया, ठीक। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हों। तो ये हमारा बहुत छोटा सा डेमो था रिएक्ट का, कि आपको पता लगे कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। अब मज़े की बात क्या है कि हमारे पास ये कंपोनेंट बन चुका है ऐप का, ठीक है। अब मैं इसको 10 जगह भी कॉल कर सकता हूँ। कैसे? मैं आता हूँ यहाँ पे index.js के अंदर, ठीक है। यहाँ पर मैं एक div बना लेता हूँ, ठीक है। और हम जो कहते हैं ना कि हम कंपोनेंट्स क्यों डिजाइन करते हैं, उनकी वजह ये होती है कि हम इनको मल्टीपल जगह रीयूज कर सकें। इनको मेंटेन करना आसान होता है, इनको डीबग करना आसान होता है, इनको टेस्ट करना आसान होता है, और ये रीयूजेबिलिटी के केस में आते हैं। अगर अब यहाँ पर मैं इसको 2-3 दफा लिख देता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने देखें तो हमारे पास 3 आ चुके हैं ये इनपुट फील्ड्स और बटन्स, ठीक है। और मैं यहाँ पे करता हूँ एक पैराग्राफ लिखता हूँ मैं करता हूँ द वैल्यू ऑफ काउंटर इज, और यहाँ मैं करता हूँ काउंटर, ठीक है। अभी काउंटर की वैल्यू 0 है। अब आप देखिएगा मैं स्टेट को यहाँ पर चेंज करूंगा लेकिन वो रिफ्लेक्ट हर जगह पे हो रही है, ठीक है। तो आप स्टेट को जहाँ पर भी चेंज करते हैं उसका रिफ्लेक्शन हर जगह पे आता है। फॉर एग्जाम्पल जब आप फेसबुक के ऊपर किसी से बात कर रहे हैं चैट के अंदर, तो आपके पास जितने टैब ओपन है उस हर टैब में आपको मैसेज नजर आ रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो सारे आपस में लिंक है। आपके पास एक जगह पर अगर मैसेज आया मतलब स्टेट चेंज हुई है, तो वो हर टैब के अंदर आपको डिस्प्ले करवाएगा। सेम चीज़ आपको नोटिफिकेशन आता है तो वो आपको हर टैब में शो हो रहा होता है। ये नहीं कि आप जिस टैब के ऊपर सिर्फ वहां पे नोटिफिकेशन नजर आएगा, हर टैब में आपको नोटिफिकेशन नजर आ रहा होता है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हों कि हमारे पास रिएक्ट क्या है, स्टेट क्या है, कंपोनेंट्स क्या है, किस तरह आपने स्टेट को चेंज करना है, JSX क्या है, ठीक है।